मेरे पति ने नौकर के साथ संबंध का आरोप लगाकर मुझे तलाक दे दिया। मैंने मजबूर होकर एक हॉस्टल में सहारा लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं सबके सामने निर्दोष साबित हो जाऊं। 5 महीने बाद होटल के मालिक ने मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा। जब मैंने होटल के मालिक को देखा तो मेरा सिर चकरा गया, क्योंकि वह तो मेरा परिचित ही निकला। मेरा नाम नंदिता है। मेरे 3 भाई थे और मैं उनकी इकलौती बहन थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी। मेरे तीनों भाइयों की उम्र और मेरी उम्र में बहुत अंतर था। मेरे सबसे बड़ा भाई तब बीए कर रहा था, छोटा भाई इंटर में पढ़ रहा था, तीसरे नंबर का भाई स्कूल में था। मेरे जन्म से पहले जब मेरे माँ पिताजी को खुशखबरी मिली, तब माँ ने अपने पति से कहा था कि अब बच्चे जवान हो चुके हैं, उनके सामने यह बात कैसे बताऊं। उन्होंने पिताजी से कहा कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं और इससे छुटकारा ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह खुशखबरी थोड़ी उम्र बढ़ जाने के बाद मिली थी और इस कारण वह अपने बच्चों के सामने ऐसे हालात में जाने से हिचक रही थी। लेकिन पिताजी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, यह तो भगवान के ही फैसले हैं। उन्होंने माँ को काफ़ी हौसला दिया और अपने तीनों बेटों को भी इस बारे में अपने तरीके से समझा दिया। बेटों ने भी पिताजी के इस मामले में कोई सवाल नहीं किया। जब मैं उनके घर पैदा हुई तो मेरे तीनों भाई मुझे गुड़िया की तरह उठाए फिरते थे और मेरे माँ बाप यह देखकर खुश होते थे। पिताजी माँ से कहते कि तुम बेवजह परेशान हो रही थी, देख लो तुम्हारे बेटे अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। माँ भी यह देखकर बहुत खुश होती थी। लेकिन मेरे जन्म के बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वह अक्सर बीमार रहती थी। पिताजी ने माँ का कई डॉक्टरों से इलाज करवाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर है और उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। यह खबर हमारे घर वालों पर कयामत बनकर टूटी। माँ ने पिताजी से कहा, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। पिताजी ने उन्हें हौसला दिया कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और अपने बच्चों की खुद देखभाल करोगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 2 महीनों के बाद माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 3 साल थी। हमारा घर एकदम से बिखर गया था। किसी को भी माँ की मौत का विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे भाइयों ने मेरी देखभाल की और मैं शुरू से ही अपने भाइयों और पिताजी के बहुत करीब रही। इसी बीच मेरे बड़े भाई को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, तो भाई ने पिताजी से कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ और दूसरा भाई भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया है, तो बहन का ख्याल रखने के लिए घर में कौन रहेगा। पिताजी भी जब इस मामले में सोचा तो वह काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि वह अपने बिजनेस के सिलसिले में ऑफिस में रहते थे और मुझे किसी दूसरे के हवाले भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए पिताजी ने बहन भाइयों ने सलाह दी कि वह दूसरी शादी कर ले। पिताजी दूसरी शादी के लिए राज़ी नहीं थे। उनका ख्याल था कि बच्चे क्या सोचेंगे कि माँ के देहांत के बाद पिताजी ने तुरंत ही शादी रचा ली। लेकिन जब इस बात का मेरे भाइयों को पता चला तो उन्होंने कहा कि यही सही है। भाइयों के कहने पर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने शुरू शुरू में पिताजी के सामने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन जब पिताजी ऑफिस में होते थे तो उनका व्यवहार बदल जाता था। वह मेरी जरा भी परवाह नहीं करती थी। रात को जब मेरे भाई और पिताजी लौटते तो मैं अपनी तोतली जुबान में कहती थी, मुझे भूख लगी है, तो उस समय वह उनके सामने मुझसे प्यार जताने लगती और लाड करने लगती। इसीलिए पिताजी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। समय गुजरता गया और मैं 7 साल की हो गई। 3 साल बाद मेरा बड़ा भाई विदेश में लौट आया। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई थी और वह भी मुझे अपने पास बैठाए रखता था, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता और बातें करता। मैं भी खुशी से मुस्कुराती रहती। कुछ दिन बीते ही थे कि घर में बड़े भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जब पता चला कि भाई की शादी सौतेली माँ की भतीजी से तय हुई है तो मैं एकदम बुझ गई, क्योंकि उनकी भतीजी और भतीजे अक्सर घर आते थे और मेरा बुरा व्यवहार करते थे। मैं भाई को बताना चाहती थी कि वह उस लड़के से शादी न करे,
लेकिन खुलकर कह न सकी और यह बात दिल में दबाकर रह गई। कुछ दिनों बाद बड़े भाई की शादी धूमधाम से हो गई। पिताजी भी बहुत खुश थे। उन्होंने भाई से कहा कि अब वह बाहर ना जाए बल्कि फैमिली बिजनेस संभाले। भाई ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ सौतेली माँ ही मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन अब उनकी भतीजी यानी मेरी भाभी भी साथ हो गई। मैंने एक दो बार कोशिश की पिताजी को बताऊं, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब उनका भी व्यवहार अजीब होने लगा। बड़ा भाई बिजनेस में व्यस्त हो गया था और छोटे भाई अपनी अपनी नौकरियों में। मैं पहले से ही अकेलापन झेल रही थी और अब और अकेली हो गई। जैसे जैसे बड़ी होती गई, हीन भावना का शिकार होने लगी। खुलकर किसी से बात नहीं कर पाती थी और परिवार में मेरे स्वभाव पर बातें होने लगी। पिताजी भी मेरी जिम्मेदारी सौतेली माँ पर डालकर आज़ाद हो चुके थे। धीरे धीरे सौतेली माँ ने मुझसे घर के काम करवाने शुरू कर दिए। यह काम वह तब करवाती जब भाई घर पर न होते। मैं इनकार नहीं कर पाती थी। जब कभी किया तो उन्होंने डरा धमकाकर चुप कर दिया। मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की थी। तभी भाई ने कहा कि तुम कॉलेज भी पढ़ लो, लेकिन भाभी और सौतेली माँ ने भाई से कहा कि ये खुद ही आगे पढ़ना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल पास किया है, पहले भी नंबर अच्छे नहीं आए थे। आगे क्या करेगी? और यह सच भी था कि अच्छे नंबर न आने से किसी ने मेरी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। भाई ने उनकी बात मान ली और मैं धीरे धीरे घर के कामों में लग गई। मैंने खुद को बिजी रखने के लिए घर के कामों में मन लगा लिया। मेहमान आते तो मैं तरह तरह के खाने बनाती और उनकी खातिरदारी करती। भाई मेरे हाथ का बना खाना खाकर तारीफ करते नहीं थकते। अब दूसरे भाई की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी बहुत नखरे वाली थी। वह किसी से कम ही बातचीत करती और ज़्यादातर कमरे में ही रहती। वह तो किचन में भी नहीं जाती थी। बड़ी भाभी फिर भी अपने और पति के लिए कुछ बना लेती थी, लेकिन छोटी भाभी मुझे ही काम सौंप देती। मैं उनके कहे मुताबिक खाना बनाती और सामने रख देती। अब मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके थे और अक्सर बीमार रहते थे, लेकिन मैंने देखा कि वे हमेशा परेशान रहते हैं। मैं उनके लिए परहेज वाला खाना बनाकर कमरे में ले जाती। एक दिन मैंने खाना दिया और लौटने लगी तो उन्होंने कहा, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। कई सालों बाद उन्होंने मुझे इस तरह बुलाया था। मैं झिझक रही थी, लेकिन उनके बार बार कहने पर बैठ गई। वह मुझे देखते रहे और फिर बोले, क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? मैंने हैरानी से देखा कि इतने सालों बाद उन्हें यह सवाल याद आया। मैं तो बचपन से ही खामोश थी, जब से उन्होंने दूसरी शादी की थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उन्होंने मेरा सिर सहलाया और कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें जो भी परेशानी है मुझसे कह सकती हो। मुझे मालूम है कि घर वाले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें समझा सकूँ। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो देखा कि पिताजी अपनी पत्नी, मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ लाउंज में बैठे हैं। उन्होंने मुझे भी बुला लिया। सबके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। पिताजी बोले, आज मैं साफ कहता हूँ कि मेरी बेटी नंदिता पर कोई आदेश नहीं चलेगा। अगर किसी को काम है तो खुद उठकर करेगा। यह इस घर की बेटी है, नौकरानी नहीं। लेकिन तुम लोगों ने इसे नौकरानी समझ लिया है। उन्होंने भाइयों से भी कहा, तुम्हारी बहन के साथ सालों से यह सब हो रहा है और तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर झुकाए रखा, क्योंकि जानती थी कि पिताजी तो यह कहकर चले जाएंगे, लेकिन इसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। इस घटना के बाद सौतेली माँ और भाभीियों का व्यवहार और खराब हो गया। वे ताने देने लगी कि तुमने पिताजी के कानों में हमारे खिलाफ क्या कहा कि उन्होंने सबको इकट्ठा कर डांटा। पिताजी की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। बड़े भाई के अब 2 बच्चे हो चुके थे और उनकी प्राथमिकता पत्नी और बच्चे थे। मैं सबकी आंखों में खटकने लगी थी। हाँ, एक बदलाव जरूर आया। पिताजी को अपने व्यवहार का एहसास होने लगा था। वह मुझे पास बुलाते, बातें करते, सगी माँ की यादें सुनाते, शादी की तस्वीरें दिखाते, बचपन की तस्वीरें निकालते। मैं काम से फुर्सत पाकर उनके पास बैठती। सौतेली माँ और भाभियाँ ताना देती
अपने बाप के पास बैठी न जाने क्या करती रहती है। एक दिन पिताजी ने कहा कि उनका एक पुराना दोस्त आने वाला है, उसके लिए अच्छा खाना बनाना। मैंने तैयारी की। जब उनका दोस्त आया तो पिताजी ने कहा कि पहले चाय लो। मैं चाय और बिस्किट लेकर गई। उसने मुझे देखा और बोला, यह नंदिता है ना? पिताजी ने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, अरे यह तो बड़ी हो गई है। मैंने इसे 2.5-3 साल की उम्र में देखा था, अब पहचान में नहीं है। काफ़ी देर बातें करने के बाद उसने मेरे खाने की भी तारीफ की और चला गया। उसके बाद पिताजी ने घर वालों को फिर इकट्ठा किया और कहा, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं सोच रही थी कि अब क्या कहेंगे, लेकिन उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया है। यह सुनकर मैंने पिताजी की ओर देखा। बड़े भाई ने कहा, इतना बड़ा फैसला आपने हमसे पूछे बिना ले लिया? पिताजी ने जवाब दिया, आज तक तुम लोगों ने कौन सा इसकी शादी के बारे में सोचा है? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस घर में नौकरों की तरह काम करती रहे। मैंने भी इसकी भलाई के लिए फैसला किया है। मेरे बड़े भाई ने पूछा, आपने इसका कहाँ पर रिश्ता तय किया है? तो पिताजी ने कहा, मैं इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर चुका हूँ। मेरे मन में एकदम से उनके दोस्त का चेहरा आ गया, जो सुबह पिताजी से मिलने के लिए आए थे। मेरी सौतेली माँ और भाभीियों भी शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि मेरे बाद उनके काम कौन करता। इस तरह पिताजी ने खुद ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। घर वालों ने एक बार भी लड़के को नहीं देखा था, पर मैं पिताजी के इस फैसले पर इनकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने उनके फैसले पर सिर झुका लिया। लगभग 15 दिन के बाद पिताजी ने कहा, रविवार के दिन वह लोग शादी के लिए आ रहे हैं। शादी का इंतजाम घर में ही किया गया, क्योंकि शादी के लिए कौन सा बहुत मेहमान आने वाले थे। मेरे घर वाले ही शादी में शामिल थे और रविवार के दिन मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे ससुराल वाले शादी का जोड़ा लेकर आए थे। मैंने खुद ही वह जोड़ा पहना था। मेरी सौतेली माँ एक बार भी मेरे पास न आई, न ही कोई तारीफ की और न ही आशीर्वाद दिया। मैं अपने कमरे में बैठी थी, बाकी सारे लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि एकदम से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा बड़ा भाई और पिताजी कमरे में आ गए। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, नंदिता, आज तुम अपने ससुराल जा रही हो। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें खुश रखे। पर याद रखना बेटा, ससुराल में कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। जब उन्होंने यह शब्द कहे तो मैंने एकदम से सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह मैं तुम्हारे भले के लिए फैसला कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी जिस लड़के से हुई है वह विदेश में नौकरी करता है और उसे थोड़े दिनों के बाद अपने काम पर वापस जाना है। इस तरह पिताजी ने सौतेली माँ से कहकर मेरा बैग तैयार करवाया और मैं पिताजी के गले लगकर रोती रही और रोते हुए भाइयों से मिलती हुई अपने घर से विदा होकर ससुराल वालों के साथ आ गई। सारे रास्ते मैं रोती रही, क्योंकि आज तक मैं अपने घर से दूर कहीं नहीं गई थी। मैंने अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था। गाड़ी में बैठ बैठकर मेरी कमर दर्द कर चुकी थी। यात्रा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 4-5 घंटे की यात्रा के बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले में आकर रुक गई और मेरे ससुर ने मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। मैं हैरान हो रही थी कि क्या उनके घर में कोई भी औरत नहीं है जो मुझे घर के अंदर ले जाए। मैं अपने ससुर और पति के पीछे चलती हुई घर के अंदर आ गई। तभी मेरे ससुर ने मेरे पति से कहा, इसे अपने कमरे में ले जाओ। तो मेरे कानों में मेरे पति की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह कह रहे थे, आप ही अपनी मर्जी से शादी करके इसे लाए हैं, तो अब आप खुद ही इसे कमरे का रास्ता दिखा दीजिए। जब यह सब मेरे कानों में पड़े तो मेरा दिल गहराई में गिर गया कि क्या यह शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध हुई है। मेरे ससुर ने मुझे मेरे कमरे का रास्ता दिखा दिया और मुझे कमरे में बैठाकर वापस जाते हुए बोले, मैं नौकरानी के हाथों खाना भिजवा देता हूँ। इस तरह कुछ देर के बाद एक नौकरानी कमरे में आ गई और वह खाना और मेरे कपड़ों का बैग रखकर चली गई। काफ़ी देर तक मैं बैठी अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन मेरे पति कमरे में नहीं आए। मैं यात्रा से भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैंने अपनी नाइट ड्रेस निकाली और कपड़े बदल कर लेट गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं नहा धोकर पूजा करने पूजा रूम में चली गई। जब मैं पूजा पाठ कर रही थी तो कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने नज़रें उठाकर देखा तो एक हैंडसम आदमी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैं तुरंत ही पूजा वाली जगह से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन वह आदमी कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करता हुआ
कमरे में आ गया और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला नहीं किया, बल्कि यह शादी मेरे पिताजी ने मुझे मजबूर करके करवाई है। यह शादी मैंने अपनी इच्छा से नहीं की। यह बात कहकर वह और भी बहुत कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई और खामोश से सुनती रही। कुछ देर के बाद वह कमरे से बाहर चला गया और मैं वैसे ही काफ़ी देर तक बैठी रही। कुछ देर के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ समय हुआ था कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गए। कहने लगे, मैं अपने बेटे के उस व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल वह यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी शादी अपने देश में ही करना चाहता था, इसीलिए अभी वह गुस्से में है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। मेरे मन में यह सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरे पिताजी को यह बात मालूम थी तो उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। क्या मेरे पिताजी मुझे घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते थे, जो उन्होंने मुझे शादी के तुरंत बाद ही विदा कर इस नरक में धकेल दिया। लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे पति उसी दिन अपना सामान लेकर घर से चले गए और अपने पिता से यह कहकर चले गए कि वह हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं। मेरे ससुर जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने बाप की एक भी बात न सुनी। मेरे ससुर अपने बेटे के व्यवहार पर मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे। मुझे उनका बार बार माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप इस तरह मुझे शर्मिंदा न करें। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे के इस व्यवहार के बारे में अपने घर वालों से कुछ भी न कहना, वरना मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उसकी बेटी का रिश्ता बहुत ही सम्मान से मांगा था, और अगर उसे अब यह सब पता चला तो वह मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। न चाहते हुए भी मैंने उनकी बात मान ली। मैं अपने पिताजी से दिन में 2 बार बात करती थी, लेकिन जब मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे कि तुम अपने घर में खुश तो हो ना, तो मैं मुस्कुराकर जवाब दे देती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह समय बीतता रहा। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर ही थे। उनकी पत्नी काफ़ी साल पहले भगवान को प्यारी हो चुकी थी और उनका एक ही बेटा था जिससे मेरी शादी हो चुकी थी। इसके अलावा ससुराल में कोई भी नहीं था। उनके घर नौकर थे, नौकरानी थी जो सारे घर को संभाले हुए थी। मुझे किसी काम को करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सारा दिन खाली बैठकर बोर हो जाती थी और अगर दिल बहलाने के लिए किचन में चली जाती तो मेरे ससुर मुझसे नाराज हो जाते थे। एक दिन मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, इससे अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर लो, और उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मैं भी पढ़ाई में बिजी हो गई। दिन के समय कॉलेज जाती थी, कॉलेज से वापस आकर उनके साथ बैठकर खाना खाती और शाम के खाने के लिए किचन में मदद भी करती थी। इसी तरह मेरा पूरा दिन गुजर जाता था। मैं काफ़ी समय से अपने मायके भी नहीं गई थी, न ही मेरा मायके जाने को दिल करता था। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे हैं। तब मैं अपने ससुर जी के साथ अपने पिताजी का आखिरी दर्शन करने के लिए अपने मायके गई थी। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था और वह चल बसे थे। मैं कुछ दिन उधर रुक गई, लेकिन एक दिन जब मेरे ससुर हमसे मिलने आए थे तब उन्होंने कहा, अगर तुम कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। लेकिन मैंने कहा, मैं आपके साथ वापस जाऊंगी। मैं अपने भाइयों से मिलते हुए अपने ससुर के साथ वापस घर आ गई। वापसी पर मेरा दिल बहुत उदास था, क्योंकि मायके में पिताजी का ही सहारा था जो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब वो भी दुनिया से चले गए थे। मेरे ससुर जी मुझे काफ़ी हौसला देते रहे। कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया और मैं दोबारा पढ़ाई में बिजी हो चुकी थी। दिन ऐसे ही आराम से बीत रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने सुना कि ससुर जी के कमरे से 2 लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ आ रही है। मैंने अपने ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में देखा तो वहाँ मेरे पति बैठे थे। मैं अपने पति को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह तो यह कह गए थे कि मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूँगा। तो अब वह इस घर में क्या कर रहे हैं? मैंने
उसने मेरी तरफ पलट कर देखा और मैंने अपनी नज़रें उनसे हटा ली। कमरे से बाहर निकलते हुए अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कन मेरे काबू में नहीं आ रही थी और उनकी कही हुई बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उस दिन मैं सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। खाने के लिए मेरे ससुर जी ने नौकरानी को मुझे बुलवाने के लिए कह दिया था, लेकिन मैं बाहर न गई। यह देखते हुए उन्होंने खाना मेरे कमरे में भिजवा दिया, लेकिन अगले दिन मजबूरन मुझे कमरे से बाहर आना पड़ा। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भाव पैदा हो गया हो, इसीलिए वह यहाँ आया हो। तुम भी अपने व्यवहार को थोड़ा सा अच्छा कर लो। मैं उनकी बात सिर झुकाए खामोशी से सुनती रही। मैंने अपने पति के लिए दिल लगाकर खाना तैयार किया, क्योंकि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। खाने की टेबल पर मेरे ससुर जी ने मेरे खाने की बहुत तारीफ की। मेरे पति खामोशी से खाते रहे, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। इसी तरह काफ़ी दिन गुजरते गए। मेरे पति अलग कमरे में रहते थे और मैं अलग कमरे में रहती थी। एक दिन मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा कि वह जमीन के काम से अपने गांव जाना चाहते हैं और 4-5 दिनों के बाद काम से वापस आ जाएंगे। मैंने उनके जाने पर आपत्ति की कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, तो उन्होंने कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने घर में एक नया नौकर रखा था, जो किचन का सामान लाने के लिए बाजार जाता था और ज़रूरत का सामान लाता था। वह मेरे ससुर जी ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इससे कह सकती हो, यह तुम्हें लाकर दे देगा। अगले दिन वह गांव चले गए। मैं कॉलेज से वापस आई और किचन में खाना तैयार कर रही थी। मेरे पति ऑफिस गए हुए थे। तभी किचन में वही नौकर सामान रखने के लिए अंदर आ गया। उसने कहा, मैडम जी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो मैंने उससे कहा, नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में मेरे पति अचानक घर पे आ गए और सीधे किचन के दरवाजे में आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तो तुम इतने दिनों से यह रंग रलियां मना रही थी? मैंने अपने पति की तरफ देखा कि वह किस बारे में यह बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने नौकर को धक्का देना शुरू कर दिया और कहने लगे, तुम इस घर की औरत पर नज़र रखते हो, इस घर से दफा हो जाओ। इतना कहकर मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारा इसके साथ कब से चक्कर चल रहा था? तुम इससे क्या बातें कर रही थी? तो मैंने कहा, मैं उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी, यह तो बस सामान रखने के लिए किचन में आया था। मैंने तो आज तक किसी आदमी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। आप भी मुझ पर किस तरह आरोप लगा रहे हैं? मेरे पति ने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, मैं तो पहले ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं अभी तुम्हें तलाक दे देता हूँ। मैं अपने पति की मिन्नतें करने लगी और कहने लगी, अगर वह मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते तो न गुजारे, लेकिन मुझे डाइवोर्स न दे, वरना मेरे घर वाले मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक बात न सुनी और मेरा बाजू पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं उनकी मिन्नतें करती रही कि मेरे ससुर जी तो वापस आ जाने दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात न सुनी और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम से बेघर हो चुकी हूँ, क्योंकि इस शहर में मैं किसी को भी नहीं जानती थी और ना ही यहाँ के रास्तों के बारे में मुझे कुछ मालूम था। मैं कॉलेज ड्राइवर के साथ जाती थी और ड्राइवर के साथ ही वापस आती थी। काफ़ी देर सड़क पर ऐसे ही चलती रही कि एक कार से टकराते हुए बड़ी मुश्किल से बच गई। उस कार से एक औरत बाहर निकल आई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम सड़क के बीचों बीच क्यों चल रही हो? मैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे उस औरत की तरफ देखने लगी। तो उस औरत ने मुझे कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अभी वह सब कुछ कह ही रही थी कि मुझे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ और मैं एकदम से नीचे गिर गई। उस औरत ने मुझे सहारा दिया और मुझे लेकर अस्पताल चली गई। कुछ घंटों के इलाज के बाद अस्पताल वालों ने मुझे डिस्चार्ज दे दिया। तो उस औरत ने मुझसे मेरा घर का पता पूछा, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया है। उस औरत ने कहा, उधर एक लड़कियों का हॉस्टल है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। और वह मुझे लेकर हॉस्टल में आ गई। उसने वहाँ मेरा रहने की व्यवस्था करवा दी। अब मैं वहाँ रहने लगी थी। वहाँ रहते हुए मैंने न ही अपने घर वालों से कोई संबंध रखा था, न ही अपने ससुर से कोई संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद पर उनसे संबंध था वह रिश्ता ही खत्म हो गया था
और उनसे मतलब रखने का क्या फ़ायदा था। अब मुझे इस हॉस्टल में रहते हुए 4 महीने गुजर चुके थे। मैं भी इसी माहौल की आदी हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उस हॉस्टल की सेविका मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, इस हॉस्टल के मैनेजर साहब आपके लिए संदेश लेकर आई हूँ। वह आपसे शादी करना चाहते हैं। जब मैंने यह बात सुनी तो मेरा गुस्से से दिमाग फटने वाला हो गया कि अगर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो क्या मुझे इस हॉस्टल में रहने के लिए इस हॉस्टल के मैनेजर से शादी करनी होगी। यह बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने गुस्से से उस सेविका से कहा कि मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहती हूँ। गुस्से में मैं उसके ऑफिस में चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और उस आदमी को सामने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही नौकर खड़ा था जो हमारे घर पर काम कर रहा था। मैं हैरान रह गई। यह तो हमारे घर में नौकर का काम करता था और यहाँ एक सूट बूट में अमीर आदमी लग रहा था। मैंने उसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। उसने मुझे सारी बात बताना शुरू कर दी। आपके ससुर जी मुझे काफ़ी सालों से जानते थे। उन्होंने आपकी शादी अपने बेटे से की थी, लेकिन उनका बेटा इस शादी के लिए राज़ी नहीं था। तो वह आपके साथ हुई इस नाइंसाफ़ी का प्रायश्चित करना चाहते थे। आपके ससुर इस बात पर काफ़ी परेशान थे कि उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी उठाई है और इसके लिए वह आपका किसी और जगह पर रिश्ता करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपके मायके वालों ने तो आपकी तरफ से ध्यान हटा ही लिया था। मैं चाहता था कि आप मुझे करीब से देख ले और मुझे परख ले, उसके बाद ही कोई फैसला करे। इसीलिए आपके घर में नौकर बनकर आया था। लेकिन कुछ समय गुजरने से पहले ही आपके पति ने आपको तलाक दे दिया और मुझे भी घर से निकाल दिया। लेकिन मैं आपका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। मैं इसी हॉस्टल में मैनेजर के तौर पर काम करता था। उस औरत को मैंने ही कहा था कि वह आपको लेकर यहाँ आए। मैंने जब उस मैनेजर की बात सुनी तो मैं उस पर थोड़ी हैरान हो गई कि एक मेरा पति जिसने मुझ पर शक किया और मुझे बेइज्जत किया, और एक यह अजनबी था जो मुझ पर कितना भरोसा करता था और मेरा कितना ख्याल रखता था। तभी उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो दरवाजे में मेरे ससुर जी खड़े थे। मैंने उनको देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि तुम यहाँ रहती हो नंदिता। तुम मुसीबत में थी, इसीलिए तुम से मुलाकात न हो सकी। मैं अपने बेटे के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि उस दिन न ही मैं गांव जाता और न ही तुम्हारे साथ यह सब कुछ होता। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी का फैसला करता हूँ। तुम इससे शादी कर लो ताकि मैं भी यह सोचकर सुकून से रह सकूं कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। मेरे ससुर जी ने उस मैनेजर के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे दूसरे पति ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा, मेरी हर उस कमी को पूरा किया जो सारी ज़िंदगी मैंने महसूस की थी। मुझे अपने भाइयों पर भी बहुत गुस्सा आता था कि उन्होंने एक बार भी मुड़कर मेरा हाल न पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। मैं अपने पति के साथ एक बार अपने मायके जरूर चली गई और उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मेरे भाइयों ने जब मेरी आप बीती सुनी तो उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने व्यवहार की मुझसे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा, अब तुम इसी घर में रह लो। लेकिन मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और मैंने कहा, मैं तो सिर्फ आपको यह बताने के लिए आई थी कि मैंने अपने पिताजी का फैसला स्वीकार कर लिया था, कभी उनके फैसले से इनकार नहीं किया। पर उसी फैसले ने मेरी ज़िंदगी में एक भूचाल खड़ा कर दिया। लेकिन आज मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ा चुकी हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि ज़िंदगी को अच्छी तरीके से और अपने पति के साथ खुशहाली के साथ गुजार सकूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।